हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आजकल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 चल रही है और कक्षा 10 साइंस का जो पेपर है वो बिल्कुल नज़दीक है। अब पेपर साइंस का ही आने वाला है। तो विज्ञान का हर किसी को थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चल जाए कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे और उन्हें सबसे सटीक तरीके से कैसे हम हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे उत्तराखंड बोर्ड का 2026 का विज्ञान का सैंपल पेपर सेट बी। सेट ए का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये 2026 का सैंपल पेपर है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब सैंपल पेपर है, विज्ञान का है और कक्षा 10 का ये पेपर है, 10th का ये पेपर है। तो आइए बिना देरी किए हुए पेपर को हम देखते हैं। पेपर में कुल 27 प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, 2 भी बहुविकल्पीय होगा, मतलब 4-4 उत्तर उसके दिए रहेंगे। उनमें से कोई एक उत्तर आपको छांट के लिखना है। कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपके 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और 7 से 12 आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, 13 से 20 तक के 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और 21 से 26 के आपके 4 अंकों का प्रश्न है। 27वां भी आपका 4 अंकों का प्रश्न है, लेकिन उसमें खंड होंगे 1, 1, 1, 1 प्लस 2 के। तो ये भी आपका 4 नंबर का ही रहने वाला है। आपको पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से देखिए और पेपर के प्रारूप को समझिए। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण यहाँ पे 4 आंसर आपको दिए हैं। देखिए, 4 आंसर दिए हैं। तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण जो है वह है श्वसन प्रक्रिया, क्योंकि जो श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट के उसमें वियोजन से फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो फेरस सल्फेट का रंग होगा, ये हो जाएगा हरा रंग, क्योंकि फेरस सल्फेट जो है वो हल्के हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में एक दिए गए लवण में से लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो क्या है? तो वो है Na2CO3। Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है। इसका विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। चित्र में यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है और उन कोशिकाओं को आपको पहचानना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेज बनाए गए हैं, ये पिक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड है और 4 है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4th वाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमीबा में साधारण विचरण प्रक्रिया किस भाग में होती है। तो ये कोशिका झिल्ली में होती है। साधारण विचरण हमेशा कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान झिल्ली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विद्युत गुण का नाम बताइए जिसका चिन्ह ओमेगा ओम की तरह का है। तो ये प्रतिरोध का जो है डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 पदार्थों P, Q, R, S के अपवर्तनांक क्रमशः 1.77, 1.50, 1.31 और 1.36 है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक, यानी कि अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी। तो जो सबसे कम वाला है वो इसमें देख लीजिए। तो ये 1.31 ये वाला सबसे कम है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये वाला कौन से का है? आर वाले का, यानी कि 1, 2, 3 वाले का, यानी कि आर का। तो आर वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा पीएच का मान 5.6 से कम होता है। इनमें से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये चीज पॉइंट आउट करिए, नहीं है। तो नहीं है, तो CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो अम्लीय वर्षा नहीं बनाती। बाकी ये जो तीनों हैं ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG किचन स्टोव में जलती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा LPG जलने पर विषाक्त गैस निकालती है, ये सही नहीं है, क्योंकि LPG एक स्वच्छ ईंधन है और सही तरह से इसको जलाते हैं तो CO2 और H2O बनाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश का मात्रक क्या होगा? तो आवेश का जो मात्रक है वो होगा एम्पियर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न खंडों में कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण रीजन है। तो आपको अब बताना है, 4 विकल्प आपको दिए हैं, अब आपको पढ़ना है अभिकथन और कारण रीजन। तो हमारा अभिकथन है जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। बिल्कुल ये सही है, ये वाला बिल्कुल सही है कि जिंक ऑक्साइड वास्तव में उभयधर्मी है और यह एसिड और बेसिक दोनों से अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो ये वाला तो सही हो गया। दूसरा कारण है, रीजन है कि धातु के वह ऑक्साइड जो ना तो अम्लों के साथ और ना ही क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। ये गलत है, ये दूसरे वाला गलत है। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन इसमें से चुनना है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तीसरे वाला, सी वाला है। ए सही है परंतु आर कारण गलत है। अगला जो हमारा अभिकथन है वो है हमारी लिखने अथवा बातचीत करने की क्रियाओं में हमारा तंत्रिका तंत्र तक संदेश पहुंचाता है, पेशियों तक संदेश भेजता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, मांसपेशियों की क्रिया तंत्रिका तंत्र द्वारा वो नियंत्रित होती है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से बना है, ये भी सही है। लेकिन ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन ये आर जो है ना वो इसका कारण नहीं है ए का। तो इसमें ये बी वाला आंसर हो जाएगा। कथन ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव रक्त का शोषण वर्णक का नाम लिखिए जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब जब फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित बनेगा। ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और इनके उत्तर के लिए प्रश्नों के लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप अवश्य देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि उस कार्बनिक यौगिक का क्रियात्मक समूह नाम बताइए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट देता है। तो उसका जो नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पत्तियों के गिरने के लिए जिम्मेदार है। तो उसका है एब्सिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, ABA कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है? उसे उदाहरण सहित समझाना है और संतुलित रासायनिक समीकरण भी उसकी लिखनी है। 2 नंबर का ये प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। इसका जो समीकरण हो जाएगा CuO प्लस 2HCl से बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यानी कि आप जब अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पर जो ये CuO क्या है? ये धात्विक ऑक्साइड है। ये HCl क्या है? ये एसिड है, अम्ल है। और Cl2 ये क्या है? लवण है, लवण और जल बनाता है। H2O क्या है? जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों और स्तनपायी जीवों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिलने से रोका जाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए मैंने आंसर यहीं पे लिख दिया कि स्तनपायी और पक्षियों में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः पृथक्करण और शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कहने का मतलब है कि इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर का तापमान स्थिर बना रहे, ये बहुत जरूरी है।
गर्माहट बनी रहे। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलने से कोशिकीय शोषण अधिक प्रभावी होता है। यदि दोनों रक्त मिल जाएं तो ऊर्जा उत्पादन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी 20 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है, तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इस चीज को याद रखना आप कि लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। यानी कि आपका जो ये 20 ओम है तो 20 ओम का 4 गुना यानी कि 80 ओम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लंबाई कितनी हुई है? दुगनी। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो यहां पर आप इस तरह लिखते हैं 20 ओम गुना मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 80 ओम, 80 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुजुर्ग व्यक्ति आंख से थोड़ा दूर अखबार पकड़ता है। पकड़ने पर उसके आंख की संरचना अलग दिखती है। संक्षेप में लिखिए कि वह परिवर्तन करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ जो आंख की समंजन शक्ति होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इस तरह से आप लिख देंगे कि उम्र बढ़ने पर आंख की समंजन शक्ति जो है वो कम हो जाती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। इसे क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसलिए यह अखबार दूर रख करके पढ़ता है, तभी उसको सही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए ब्रायोफिल्म के पौधे किस प्रकार पुराने पौधों की पत्तियों से बनते हैं? अपने उत्तर को चित्र से समझाइए। तो चित्र बनाना, साइंस में चित्र जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मित्रों, आपको इस तरह से मोटा सा हेडिंग लिख लेना है, ब्रायोफिल्म्स में नई पौध का निर्माण, और ब्रायोफिल्म्स में पत्तियों के किनारों पर कलिकाएं बड्स बनती हैं, ये आपको लिखना है। और ये कलिकाएं गिरकर नई पौध बना देती हैं। इसे वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। अब बोला है चित्र के माध्यम से समझाएं, तो ये चित्र इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। इस तरह से ये पत्ती का चित्र यहाँ पर दिया गया है, पत्ती का चित्र है। और इस पत्ते में आप देखिए कि यहाँ ये नए पौधे निकल कर आ रहे हैं। तो ये इसको आप समझा सकते हैं, या इस तरह का चित्र आप देखिए कि यहाँ पर ये निकल कर आ रहे हैं, नए नए पौधे निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरह का चित्र आपको बनाना है। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया है कि अमीबा द्वारा दर्शाए जाने वाले पोषण के प्रकार का नाम लिखिए। व्याख्या कीजिए कि यह जीव अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करता है। जहां पर अथवा करके 2 प्रश्न दिए होते हैं, उसमें से केवल एक करना होता है, दोनों नहीं करने हैं। तो आप ये वाला कीजिए या पहले वाला कीजिए। यहां पर आता है अमीबा में पोषण। तो पोषण का प्रकार होलोजोइक पोषण कहलाता है। और प्रक्रिया, अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को घेर लेता है, और जो उसकी खाद्य रिक्तिका होती है वो खाद्य रिक्तिका बनाता है, जहां जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है, फिर कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसे चित्र के माध्यम से आप अमीबा में पोषण, जो न्यूट्रिशन इन अमीबा का चित्र आप बनाकर दे सकते हैं कि यहाँ पर ये किस प्रकार से यहाँ ये फूड है, और यहाँ से किस तरह से ये फूड अंदर जाएगा, और यहाँ पर फूड वैकल्स हैं, और ये तरह से आप अमीबा में पोषण को दिखा सकते हैं। तो इस तरह का आप चित्र बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रहित बर्तन में ही क्यों रखना चाहिए? इससे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर नमी वाले बर्तन में उसको रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा। तो इसलिए उसको नमी से बचाकर रखना चाहिए। जो पीओपी होती है, अगर उसमें पानी डल जाए तो वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए उसको बचाकर रखना चाहिए। सिंपल सा उत्तर तो ये है। तो आप लिखेंगे इस तरह से पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ये नमी से क्रिया करके बनाता है जिप्सम। जिप्सम में बदल जाता है और कठोर हो जाता है, जो खराब हो जाता है।
इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पीओपी नमी के संपर्क में आते ही जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम में बदल जाता है, जिससे यह जम जाता है और बेकार हो जाता है। इसका समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आप समीकरण देख लीजिए किस प्रकार से ये जिप्सम बन जाता है, तो समीकरण नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं ओजोन परत की क्षति चिंता का कारण। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसकी क्षति से क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कम किया गया है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया है। अब यदि आपको ये वाला प्रश्न ओजोन परत वाला नहीं आता है तो आपको अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है। आप ये नहीं कर रहे हैं तो ये वाला कर लीजिए, ये नहीं कर रहे हैं तो ये वाला कर लीजिए, कोई एक आपको करना है। तो यहां पर है व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार आहार श्रृंखला द्वारा हानिकारक रसायन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव शरीर में इन हानिकर रसायनों की सांद्रता अधिकतम क्यों होती है, इसका कारण बताना है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कीटनाशक और रसायनों का छिड़काव फसलों पर किया जाता है जो मिट्टी और जल में घुल जाते हैं। पौधे इन्हें अवशोषित करते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। फिर हम अधिक सांद्रता का कारण बताएंगे। तो ये जो रसायन हैं जो फसलों में छिड़काव किए गए हैं ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं। चूंकि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है इसलिए प्रत्येक पोषण स्तर से होते हुए रसायन जो हैं मनुष्य के शरीर में जमा होते जाते हैं और इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये इंग्लिश में भी लिखे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आंसर आप अपनी कॉपी में आपने लिखे होंगे उससे तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 72,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने से उत्पन्न ऊष्मा के मान की गणना करनी है। तो ऊष्मा की जो गणना है वो हमने दिया है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और आप देखिए कि ऊष्मा की गणना H इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो यहां पर दिया है क्वेश्चन में V दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है, Q यहां पर दे रखा है 72,000 कूलाम। तो अब H हमें निकालना है, तो H निकालने के लिए हम जो 50 जो हमें दिया है 50 और 72,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो लगभग इतना जूल निकल के आएगा। और जो कि हम जब उसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक पदार्थ X जिसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके गैस Y उत्पन्न करता है जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। तो पदार्थ X और Y का नाम बताना है और होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। तो इसके उत्तर में जो पदार्थ X बताया गया है वो पदार्थ X है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इसमें जो गैस उत्सर्जित हो रही है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका जो समीकरण बनेगा वो होगा NaHCO3 प्लस HCl और ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो CO2 का जो उपयोग है वो अग्निशामक यंत्रों में होता है जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए आरेख भी खींच करके बताना है। तो बच्चों लेंस की गणना करने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। तो यहां पर
इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो दी हुई चीजें हैं वो पहले लिख दीजिए। यहाँ पर u आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और v दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो आभासी प्रतिबिंब इसका बताया गया है। तो अब इसमें आप मान रख देंगे जो भी आपके पास मान है। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/-10 -1/-50 और ये आप जब इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा -5 + 1/50 और ये 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -4/50 हो जाएगा। अब हमारे पास निकल के आया 1/f इक्वल टू -4/50। जब ये हम इक्वल टू करेंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा -50/4 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा f इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर और ये कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा क्योंकि ये ऋणात्मक में है। अब इसमें पूछा है इसका एक किरण आरेख बनाना है। तो इसका जो किरण आरेख है आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ये आपका चित्र इस प्रकार से रहने वाला है। तो इस प्रकार का आप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर का। उपयुक्त रासायनिक समीकरण की सहायता से निस्तापन और भर्जन के बीच मुख्य दो अंतर आपको लिखने हैं। अयस्क के निस्तापन और भर्जन के पश्चात प्राप्त उत्पाद से धातु का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है और इससे होने वाली अभिक्रिया का समीकरण भी आपको लिखना है। 3 नंबर में यह प्रश्न है। सबसे पहले तो आप निस्तापन और भर्जन के मुख्य अंतर आपको पता होने चाहिए। तो निस्तापन जो है वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु में किया जाता है। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति या आपका सीमित वायु में किया जाता है। जबकि जो भर्जन है, भर्जन प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। दूसरा जो है निस्तापन मुख्यतः कार्बोनेट अयस्क पर किया जाता है जबकि भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्क पर किया जाता है। उदाहरण सहित इसके जो रासायनिक समीकरण है वो देख लीजिए। निस्तापन का जो रासायनिक समीकरण है ZnCO3, इसको हीट जब किया तो ये ZnO + CO2 निकलता है। जबकि भर्जन में 2ZnS + 3O2 हीटिंग से 2ZnO + 2SO2 निकलता है। अब इसमें अपचयन के बारे में भी पूछा गया है। तो प्राप्त धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा किया जाता है। जैसे कि ZnO प्लस कार्बन C इसको हीट करेंगे तो Zn + CO अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव में मूत्र निर्माण प्रक्रिया में मुख्य चरणों को समझाइए और नेफ्रॉन वृक्काणु का नामांकित चित्र भी बनाना है। आप हेडिंग डाल देंगे मानव में मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण के मुख्य 3 चरण हैं जिसमें परानिस्यंदन केशिका गुच्छ में उच्च दाब पर रक्त छनता है। दूसरा हो जाएगा चयनात्मक पुनरावशोषण। इसमें क्या होता है उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, जल पुनः रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं। और 3rd नंबर पे नलिका श्रवण। इसमें अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, अतिरिक्त लवण नलिका में डाल दिए जाते हैं। नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से आप उसका चित्र आप देख लीजिए। इस प्रकार का चित्र बनता है। आपने प्रैक्टिस की होगी, नहीं की होगी तो कर लीजिए। इस प्रकार का चित्र होगा, आपकी पुस्तक में होगा, ढूंढ लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्वसन शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। दूसरा है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण लिखना है। सबसे पहला जो ए वाला है श्वसन एक महत्वपूर्ण कार्य, यह वह प्रक्रिया है जिससे शरीर में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है जो जीवन के लिए अनिवार्य है।
बी वाले पार्ट में वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पूछा गया है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि मनुष्य में, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, उदाहरण यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में निषेचन की प्रक्रिया कब होती है, इसकी क्या क्रियाविधि है या परागण से किस प्रकार के भिन्न है। तो पौधों में निषेचन प्रक्रिया जो है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पराग नलिका बीजांड तक पहुंचती है। नर युग्मक और मादा युग्मक अंड कोशिका का संलयन निषेचन कहलाता है। परागण से भिन्नता, परागण केवल पराग कणों का स्थानांतरण है, जबकि निषेचन नर और मादा युग्मकों का मिलन है। इस तरह का एक चित्र फ्लावर रिप्रोडक्शन का आप बना सकते हैं। इसका चित्र आपकी पुस्तकों में भी मिल जाएगा, आप देखिएगा। इस तरह का चित्र आप बना सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो डायग्राम जितना ज़्यादा बनाओगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपके पास पूछा जाना है। ये जैसा 21वां है, निम्नांकित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये जरूर आएगा पेपर में। तो कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला इसमें है एथेनोइक अम्ल, दूसरा है प्रोपेनोन, तीसरा है H2S और चौथा है F2। तो सबसे पहला जो हमारे पास है एथेनोइक अम्ल, जिसका जो सूत्र है वो है CH3COOH। तो इसका आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आप जो ये डॉट स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह का बना हुआ है, इस तरह का आपको चित्र तैयार करना है। दूसरा हमारे पास है प्रोपेनॉन, जो CH3COCH3 है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें C कितने हैं, H कितने हैं, यह सब चीज़ आपको देख करके इसको तैयार करना है। तो इस तरह का एक पिक्चर आपके सामने आप देख लीजिए। इस तरह का आपको चित्र बनाना है। आपको ये देख लेना है कि C कितने हैं और H कितने हैं, उसी से आप इसको अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर देख लीजिए C 1 है, 2 है, 3 है। तो जब आप बनाओगे तो यहाँ पर C 1 2 3, ये स्ट्रक्चर आपको तभी बनेगा जब आपको पूरा इसको समझ में आएगा। H कितने हैं, H देखिए इसमें H कितने हैं, H3 हैं और H3 है, यानी कि H6 हैं। तो 6 H इस पिक्चर में बनने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 6 H, आप जरूर 6 H बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 H। और O कितना है, 1। तो और इनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कि उनकी बिंदुओं की संरचना कैसी है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो तीसरा हमें बताया गया है वो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फर S के 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 H से एक सह संयोजक बंध बनाता है और सल्फर पर 2 लोन पेयर बन जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है, डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। H2 है, H2 है, यानी कि 1 2 और S कितना है, 1 है, H2S। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह से बनेगा। और शॉर्ट में इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यदि आपके पास समय पर्याप्त नहीं है तो इस तरह का भी आप बना सकते हैं। और ये तो सबसे बढ़िया है, अगर गोल गोल बनाओगे तो बहुत बढ़िया है। अब अगला हमारा आता है F2। F2 फ्लोरीन अणु, प्रत्येक F के 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन एक सह संयोजक बंध से बनता है। प्रत्येक F पर 3 लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पर इसको किस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपका F2 है। आप देख लीजिए F कितने हैं, 2 हैं। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हैं, ये आप बिंदु आपको याद होने चाहिए कि कौन से तत्व में कितने बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के मटर के बीज पर वंशानुगत नियम क्या है और एक संकर और द्विसंकर संकरण में अंतर स्पष्ट करना है।
तो मेंडल के नियम और संकरण को इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मेंडल के जो नियम हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला जो मेंडल का नियम है वो है प्रभाविता का नियम। जब दो भिन्न लक्षणों वाले पौधों पर संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। दूसरा जो नियम है पृथक्करण का नियम। गैमेट निर्माण के समय किसी लक्षण के दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट में केवल एक कारक जाता है। थर्ड जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दो अलग अलग लक्षणों के कारक गैमेट निर्माण के समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और नई संयोजन को बनाते हैं। अब एक संकर, द्विसंकर या विसंकर का अंतर क्या है वो आप देख लीजिए। एक संकर संस्करण जो है में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए केवल पौधे की लंबाई या बोना का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात 3:1 का होता है। विसंकर या द्विसंकर संकरण में क्या होता है, एक साथ दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बीज का रंग पीला हरा और बीज का आकार चिकना झुर्रीदार। इन सब पे दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें F2 पीढ़ी में अनुपात 9:3:1 का हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर। इस लेंस की प्रकृति और इसकी क्षमता क्या होगी। यदि किसी बिंब को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आवर्धन का चिन्ह क्या होगा। तो लेंस की क्षमता की जब गणना करते हैं, सबसे पहले तो क्षमता का जो व्युत्क्रम इस क्वेश्चन में बताया गया है, तो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम उसकी फोकस दूरी f कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम उसकी फोकस दूरी f कहलाता है। अब यहां पर जो फॉर्मूला है P = 1/f होता है। तो जब गणना करेंगे फोकस दूरी f इसमें दे रखा है पहले से -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब उसे मीटर में निकालेंगे तो -0.1 मीटर हो जाएगा। अब जब क्षमता हम निकालेंगे, क्षमता है P = 1/f, तो 1 क्या हो जाएगा 1/-0.1, और जब इसको ये निकलेगा तो ये आ जाएगा -10 डायोप्टर। क्योंकि यहां पर माइनस है, ये मैंने पहले भी बताया था, यहां पर ये माइनस है, माइनस में ये 10 डायोप्टर आया। क्योंकि क्षमता ऋणात्मक है, माइनस में है, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्धन का चिन्ह। तो आवर्धन का चिन्ह, अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अतः आवर्धन जो है m का चिन्ह धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कोई महिला किसी चट्टानी पर्वत पर चढ़ते समय भयभीत हो जाती है और उसे डर लगता है। उसका शरीर ऐसी तनावपूर्ण और भयानक परिस्थितियों में लड़ते रहने अथवा लौटने के लिए तैयारी करने लगता है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर इस तरह का प्रश्न भी जरूर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पर क है, इस स्थिति में महिला के रुधिर में स्रावित हार्मोन का नाम। दूसरा है, इस स्थिति में स्रावित हार्मोन की स्रोत ग्रंथि का नाम। फिर तीसरा है, इस हार्मोन के स्राव के परिणाम स्वरूप महिला को शरीर में होने वाली कोई 2 अनुक्रियाएं भी बताना है। तो यह एक तनावपूर्ण स्थिति है। इसमें यह होता है या तो फाइट या फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो। तो क्या होता है, इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया हार्मोन का नाम, हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा है, इसका स्रोत पूछा गया है ग्रंथि, स्रोत ग्रंथि इसकी अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। अब शारीरिक अनुक्रियाएं क्या क्या होंगी, इसमें होगा
नंबर 1, हृदय गति जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज बढ़ जाएगी, और ताकि मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिले इसलिए वो तेज बढ़ जाती है। दूसरा जो होगा, रक्त का प्रवाह त्वचा से हटकर मांसपेशियों की ओर अधिक होने लगेगा। या अथवा करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वो नहीं आता तो ये वाला कर लीजिए। किसी तालाब जिसका संग्रहित पानी गहरा हरा दिखाई दे रहा है, पानी का तालाब में पानी कैसा दिख रहा है, गहरा हरा पानी दिख रहा है। इसमें कोई छात्रा तंतु के समान संरचनाओं को पहचानती है, इन संरचनाओं का नाम बताना है। ये जीव किस प्रकार गुणन करते हैं और इसकी तुलना लैंगिक जनन विधि से करनी है। जो तालाब में जो हरा दिखाई दे रहा है वो होते हैं शैवाल, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो एक शैवाल है जो हरा दिखाई देता है और उसके तंतु भी होते हैं। तो गुणन विधि यह खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, और इसकी तुलना की बात करें तो अलैंगिक जनन खंडन में एकल जीव विकसित होकर नए जीव बनाता है और संतति जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संलयन होता है जिससे संतति में विभिन्नता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस तरह का प्रश्न भी जरूर आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। तो पहला है, जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होती है। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे की भाप के साथ क्रिया होती है। क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की इथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया होती है। और क्या होता है जब जिप्सम को 373 के पर हीट पर गर्म किया जाता है। केवल रासायनिक समीकरण पूछे हैं, समीकरण इसमें बताने हैं। तो पहला है, ZnO की NOS से अभिक्रिया जब कराई जाती है तो ZnO प्लस 2NaOH मिल करके जब क्या बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2O। तो ये समीकरण आप नोट कर लीजिए। दूसरा पूछा गया है कि लाल तप्त लोहे पर भाप प्रभावित करने पर क्या होता है। तो ये समीकरण बन के आता है 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। थर्ड में पूछा है, एथेनोइक अम्ल की NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया की जाती है। तो CH3COOH प्लस NaHCO3 से अभिक्रिया जब करता है, रिएक्शन होती है, तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है। लास्ट में पूछा है, जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो CaSO4.2H2O जो जिप्सम है इसको गर्म करेंगे 373 पे। हम जब इसको गर्म कर रहे हैं तो CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। तो इस तरह का आपको चित्र दिया रहेगा पेपर में, इस तरह का चित्र आपको दिया रहेगा। इस तरह के सवाल न्यूमेरिकल जो हैं उनको करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका 3 ओम और 2 ओम के जो यहाँ पर प्रतिरोध हैं, परिपथ है, और ये यहाँ पर 5 ओम है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। 4 वोल्ट हमको दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनको जरूर आप लिख दीजिएगा। अब आपने चित्र देख लिया है तो चित्र पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है, परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध का और विद्युत धारा का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो जो परिपथ है जिसको सर्किट बोलते हैं, तो उसका इस तरह का सर्किट वाले क्वेश्चन जरूर आपका पेपर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो हमने जो चित्र देखा उसको देख करके दिए गए परिपथ के आधार पर जहां पर 3 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, एक श्रेणी क्रम में है, तो 5 ओम के बराबर
जो है 7 समानांतर हैं, ये हमने उसमें चित्र में देखा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध तो बताना है। तो पहले पहले 3 ओम 2 ओम का श्रेणी क्रम सीरीज प्रतिरोध निकालना है आपको। तो R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 5 ओम। अब क्या होगा, अब यह 5 ओम का प्रतिरोध और अन्य 5 ओम का प्रतिरोध, ये 5 ओम का प्रतिरोध और जो दूसरा 5 ओम का प्रतिरोध, ये समानांतर क्रम में हैं। तो समानांतर क्रम का जो सूत्र है वो सूत्र ये है, ये सूत्र है, क्या है, सूत्र है 1 अपॉन आर। इस सूत्र से हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर पी, यानी कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 होगा। तो कुल प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो 2 अपॉन 5 है, तो 5 से जो इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 अपॉन 5। तो जब आर पी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 इक्वल टू 2.5, 2.5 ये निकल के आएगा, जो कि उत्तर में आपके सामने ये आपकी प्रतिरोध निकल के आ गया। पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में करंट भी बताना है, टोटल करंट कितना है, यानी कि परिपथ में कुल विद्युत धारा करंट कितना है। तो ओम का नियम, ओम का क्या नियम है, जो करंट है वो किसके है, V अपॉन आर के होता है, V अपॉन आर। तो V यहाँ पर 4 वोल्ट, वहां पे दी है 4 वोल्ट दे रखा है, वो चित्र में है, ये चित्र में देखना आप। तो कुल प्रतिरोध R ये हमने निकाल दिया है, आर कितना निकाला था 2.5, ये यहीं पे निकाला था 2.5, यहाँ पे निकाला था 2.5 ओम। ये चीजें आपके पास पहले से हैं, तो आप फॉर्मूले में इनको रख दीजिए। आई इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2.5 और ये आ जाएगा 1.6 एम्पियर। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन केस स्टडी का भी आना है इस बार। तो केस स्टडी में क्या होता है कि एक कुछ बताया गया होता है, फिर उसमें क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। यहां पर देखिए, मिस्टर तोमर का सोडियम का यौगिक एक्स जो पकोड़ा को कुरकुरा बनाता है, यह एक क्षारीय लवण जो एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम के यौगिक X की पहचान कर उसका रासायनिक नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि X को बनाने में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है, रिएक्शन उसका पूरा बताना है। फिर आता है कि X को गर्म करने पर निकली हुई गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, तो ये भी आपको बताना है। सबसे पहले यौगिक X की पहचान और उसका रासायनिक नाम देखिए। पकोड़े कुरकुरे बनाता है, जो X यौगिक है क्या करता है, वो पकोड़े कुरकुरे बनाता है, प्लस एंटासिड में उपयोग होता है, प्लस NaCl से सोडियम क्लोराइड से वो बनता है। ये चीज आपको पहले से क्वेश्चन में दी गई है। तो वो यौगिक क्या नाम है उसका, उसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, लेकिन उसका रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा है। तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो सूत्र है वो क्या है, NaHCO3। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये कुरकुरा बनाता है पकोड़े को। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया X हमें पता चल गया है, X हमारा क्या है, NaHCO3 के निर्माण की अभिक्रिया पूछी गई है। इसको बोलते हैं सोलवे प्रक्रिया, सोलवे समीकरण। तो NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू हो जाएगा NaSCO3 प्लस NH4Cl। अंतिम प्रश्न हमारा है कि X को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने गर्म करा तो गर्म करने पर निकली गैस का परीक्षण कैसे करेंगे। तो गर्म करने पर, यहां पर देखिए गर्म करने पर गैस निकल रही है CO2, तो यहां पर क्या है 2NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकल रही है। तो निकली हुई गैस कौन सी है, निकली हुई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड।
अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी लाइम वाटर से गुजारने पर वह दुधिया कलर मिल्की हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? CaOH2 प्लस CO2 करेंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O। तो फाइनल आंसर इस केस स्टडी का समझ लीजिए कि X क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, और निर्माण अभिक्रिया उसको बोलते हैं सोलवे प्रक्रिया समीकरण, और गैस कौन सी निकली है? CO2 गैस निकली है। तो मित्रों, यह था हमारा विज्ञान का पूरा सैंपल पेपर। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मेहनत करते हैं और उत्तराखंड बोर्ड 2026 में टॉप करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।